तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। यहाँ पर हम डेली कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं और इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज है डेट 2 सितंबर। 2 सितंबर सबसे पहले तो सभी दोस्तों को तेजादशमी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। तो दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में ऐसा कोई खास बात नहीं है, मतलब एक तरह से कोई खास न्यूज नहीं है। टैरिफ की बात चल रही है और ट्रम्प टैरिफ। तो टैरिफ का मैंने एक बार बता दिया आपको, हम एक बार में इसको पढ़ लेंगे, बात खत्म। पिछले 6 महीने में जितना भी टैरिफ का रिगार्डिंग ट्रम्प ने बहुत धाम धूम करी है, सबको पता है। रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, कई देशों पर कई सारी चीजें करी। टैरिफ का क्या इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें, कई सारी चीजें होती है। और ये टॉपिक अभी भी क्या है, इवॉल्विंग है, खत्म नहीं हुआ। हो सकता है भविष्य में महीने 2 महीने में टैरिफ कम हो जाए, खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम, हमारा एग्जाम कल तो है नहीं, हमारा एग्जाम आराम से है, तो हम इसको आराम से समझेंगे दोस्तों, एक बार में पूरा समझेंगे, उसके अलावा कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेंगे। बार बार बॉल टू बॉल कमेंट्री हमारे एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मस्त रहो, कुछ भी आए न्यूज में चिंता मत करो। टैरिफ का मैं एक लेक्चर में आधे घंटे के में पूरी बात बता दूंगा, आज दिन तक का क्या हुआ, तब मस्त रहो। तो दोस्तों, आज जो मैंने सोचा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो बेसिकली कंसेप्ट है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन टारगेटिंग। एक कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक्स में, जो मॉनेटरी पॉलिसी में, बेसिकली फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट। इसका क्या दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर जारी किया है, एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया है। कुछ इसमें डिस्कस करना चाहते, तो क्या करना चाहते, क्या मामला है, सबसे पहले न्यूज पढ़ो आप, फिर हम देखेंगे इसको। आरबीआई फ्लोट डिस्कशन पेपर टू रिव्यू इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए एक आरबीआई ने क्या किया, डिस्कशन पेपर के लिए आम जनता के लिए राय मांगी, बेसिकली अपनी वेबसाइट पर डाला है, ताकि आम जनता भी उस पर कमेंट कर सके। आरबीआई इशू डिस्कशन पेपर ऑन इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क अहेड ऑफ नेक्स्ट मार्च रिव्यू। तो अगले मार्च के रिव्यू के पहले क्या किया इन्होंने, डिस्कशन पेपर जारी किया। तो पूरा कहानी क्या है हम समझते हैं। देखो, पूरी इंडिया में इकोनॉमी में दो तरह की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दो ही मेजर पॉलिसी होती है। एक होती है फिजिकल पॉलिसी, जिससे पूरी इकोनॉमी चलती है, पूरी इकोनॉमी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी एक होती है मॉनिटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी को वो गवर्नमेंट लेके आते हैं, कुल मिलाकर गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर होता है। कौन होता है गवर्नमेंट की तरफ से? फाइनेंस मिनिस्ट्री की ये फिजिकल पॉलिसी बनाते हैं। टाइम टू टाइम ये आती रहती है, आप सबने इसका नाम सुना होगा, ये बजट के रूप में एक्सप्रेस होती है। हर साल बजट आता है, वो बजट कुछ नहीं, एक तरह से फिजिकल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक टूल है। इसमें कई सारी बातें होती है। इसमें गवर्नमेंट की इनकम होती है, इनकम का टैक्स की बातें होती है। गवर्नमेंट का इसमें एक्सपेंडिचर की बातें होती है। इसमें डेपिसिट की बातें होती है, गवर्नमेंट कर्जा लेती है, आप सबको पता है। फिजिकल डेपिसिट हमारा होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है, हमारा डिविडेंड डेफिसिट होता है, कई प्रकार के डेफिसिट होता है। तो ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाती है। एक फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से पूरे देश का डेवलपमेंट किया जा सकता है, आप सबको पता। इनकम टैक्स बढ़ा दो तो क्या इंपैक्ट होता है, घटा दो क्या इंपैक्ट होता है। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को इसके एक्सपेंडिचर बढ़ा देती तो उससे इंपैक्ट पूरी सोसाइटी में पड़ता है। डेफिसिट का क्या इंपैक्ट होता है, सब बातें हैं, वो आज का दिन नहीं है फिजिकल पॉलिसी का। दूसरी पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों, जो इसके माध्यम से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। मनी सप्लाई मतलब इकोनॉमी कितना पैसा है, ये वो देश का सेंट्रल बैंक बनाता है। जैसे इंडिया में कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। ये लोन में जो बेसिकली जो लोन देते हैं ना, उसका इंटरेस्ट रेट के माध्यम से एक्सपेक्ट करते हैं। अरे कुछ नहीं यार, हम जाए मोटरसाइकिल लोन लेने के लिए, 5% में लोन मिला तो हर आदमी ले लेगा। 10% मिलेगा तो कम लोग लेंगे, सीधी सी बात है। 20% मिलेगा तो और कम लोग लेंगे। जब कम लोग लेंगे तो मोटरसाइकिल के दाम अपने आप घट जाएंगे, सीधी सी बात है। तो महंगाई बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। और महंगाई घट जाती है और डेवलपमेंट करना है तो इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं। इस पर इंटरेस्ट का गेम है कुल मिला के मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है बात। तो मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों करता है, बेसिक जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो मॉनेटरी डेवलपमेंट पॉलिसी का होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई कंट्रोल का। अब दोस्तों, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतने सालों से मॉनेटरी पॉलिसी से बना ही रहा था, और क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्फ्लेशन कंट्रोल का। अब मुझे बताओ,
हम सबने कहा कि ये इन्फ्लेशन नियंत्रण का, तो कितनी इन्फ्लेशन का क्या था वो भाई, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करनी, तो कब इसको करना चाहिए, कितनी महंगाई होनी चाहिए। आप सबने, मैंने कई बार पढ़ा रखा है, महंगाई अच्छी चीज होती है, लिमिटेड में वो 2 3 4% 5% तक अगर महंगाई होती है तो देश के लिए अच्छी होती है। महंगाई होती है मतलब चीजें महंगी बिक रही, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है ना, प्रोड्यूसर, उसको इंस्पायर मिलता है कि वो और ज्यादा प्रोड्यूस करे। जैसे कोई किसान का माल महंगा बिक रहा है गेहूं, तो उसको और अगले साल और दम लगा के गेहूं की खेती करेगा वो। तो इसलिए इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन की क्या हो, व्हाट शुड बी द इन्फ्लेशन। अब जो पहले था, मैं ये 2016 के पहले की बात कर रहा हूं, 2016 के पहले की दो सिचुएशन है, एक तो 2016 के पहले की, एक 2016 के बाद की, ठीक है। तो इस प्लेन की रेट क्या हो, कैसे पता करें, कौन डिसाइड करेगा, कुछ नहीं था पहले, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर था नहीं। हर गवर्नर अपने अपनी मर्जी से, जो आरबीआई का हेड होता था वो अपनी मर्जी से, उसको लगता है 3% महंगा ठीक है, किसी को लगता है 4%, किसी को लगता है 5%, तो कोई एक ऑब्जेक्टिव सेट नहीं था पैरामीटर। हर गवर्नर अपने अपने हिसाब से डिसाइड करता था। और आरबीआई भी कौन निर्णय लेता था डिसीजन, तो आरबीआई का गवर्नर लेता था। आरबीआई गवर्नर जैसे शशिकांत दास जी थे पहले, उसके पहले उर्जित पटेल साहब थे। तो ऐसा ये आरबीआई के जो गवर्नर रहते हैं, उनको जो लगता है उनके दिमाग में कि हाँ भाई देश में 2% इन्फ्लेशन ठीक है, तो उस हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट घटाते बढ़ाते थे, ठीक है। तो ये सब तो चल ही रहा था। और फिर इसके लिए एक मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच आती थी, केवल महंगाई को नहीं देखते थे, इसके अलावा कई सारे इंडिकेटर, जैसे फॉरेक्स रिजर्व, फिजिकल डेफिसिट, ऐसे कई सारे इंडिकेटर के माध्यम से ये मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन लिया करते थे, मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच के माध्यम से। लेकिन दोस्तों ऐसा चल नहीं पाता था, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, एक तो एक आदमी के विवेक पर डिपेंड हो गया। आरबीआई गवर्नर, उसके दिमाग में आया कि यार 4% महंगाई ठीक है, तो वो ऐसा निर्णय लिया कर। तो इससे क्या होता था, ऑब्जेक्टिविटी थी नहीं कोई डेटा में कि कितनी महंगाई रखनी है। अरे आरबीआई का गवर्नर क्या होता है, अपने विवेक से निर्णय ले सकता था, न कोई कमिटी थी, न कोई अकेला व्यक्ति जो चाहे डिसीजन ले सकता था। तो ऐसा चलता नहीं। तो 2014 में एक कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने, उर्जित पटेल कमेटी। इनसे कहा कि भाई आप क्या करो, आप सिफारिश करो कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का सिस्टम है कैसा होना चाहिए। तो उर्जित पटेल कमेटी साहब बने 2014 में, इन्होंने 2015 में अपनी रिकमेंड करी। तो इन्होंने सबसे पहले रिकमेंड किया कि एक तो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग होना चाहिए। मतलब कोई भी इन्फ्लेशन नहीं, 2% नहीं, 2.5% नहीं, न कोई वो ऐसा नहीं। पहले से ही क्या करे, गवर्नमेंट एक इन्फ्लेशन टारगेट दे, जैसे 4% का दे दिया, ऐसा कुछ ना कुछ टारगेट बना के दे, तो आरबीआई उस टारगेट को अचीव किया जाए बस। ऐसा नहीं, आरबीआई गवर्नर की मन मर्जी पर डिपेंड नहीं करेगा, एक टारगेट दिया जाएगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, भाई इस इन्फ्लेशन को आपको अचीव करना है, महंगाई इतनी रखनी। लेकिन 4% एक रेंज होती है, 4% एकदम संभव भी नहीं है, तो इसमें फिर क्या कुछ छूट देती है, ±2%, 2 से 6% के बीच में आपको क्या करना है, महंगाई रखनी, 4 ± 2, मतलब 2 से 6% तक रेंज में महंगाई रखनी। तो चूंकि ये इन्फ्लेशन जो टारगेट कर रहे हो फ्लेक्सिबल है, एकदम फिक्स डेटा नहीं है, 4% नहीं, 4 ± 2%, 2 से 6। तो चूंकि फ्लेक्सिबल है, इसको क्या कहा, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट कहा गया, फिट कहा गया। तो अब आप समझ रहे हो, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब होता है महंगाई की एक रेंज दे दी जाती है आरबीआई को, उसको अचीव करना। दूसरा बात इन्होंने कहा कि केवल आरबीआई गवर्नर डिसाइड नहीं करेगा क्या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, इसके अलावा एक कमेटी बनाओ जिसको कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अभी होती है, आप लोग न्यूज पढ़ते हो तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है हर महीने, हर 2 महीने में एक बार होती है। ये निर्णय लेती है रेपो रेट घटाए बढ़ाए। तो इन्होंने एक सुझाव दिया कि आरबीआई गवर्नर की जगह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्णय लिया जाए। वर्तमान में जो सबको पता है 6 मेंबर होती है, 3 तो आरबीआई के लोग होते हैं और 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और इसका आरबीआई गवर्नर इसका चेयरमैन होता है। तो ये कहीं ना कहीं उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन को पूरी बात मानेगी गवर्नमेंट ने, ठीक है बात यहाँ को। और फिर ये भी कहा गया कि ये जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट ना, इसको हर 5 साल में रिव्यू किया जाए। भाई इस बार जैसे 4 ± 2 दे दिया 2016 में, तो उसको हर 5 साल में रिव्यू किया जाए कि कैसे कैसे वो काम कर रहा है। तो अब मैं बताऊं बेसो, इसी को लागू करने के लिए फिर एक 2015 में जो रिकमेंड करी ना, उसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ। बेसिकली गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि क्या करना है, ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग MPFA। ये एग्रीमेंट साइन कब हुआ, 2015 में। इसके माध्यम से 2016 में क्या हुआ, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लागू किया गया। इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया गया, संसद ने आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। पहले ये प्रोविजन नहीं था, पहले किसके पास पावर थी, केवल आरबीआई गवर्नर के पास पावर थी। तो ये आरबीआई एक्ट में अमेंड करके MPC का गठन किया गया, ठीक है बात यहां तक समझ रहे हो। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी पर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आरबीआई और गवर्नमेंट के मध्य हुआ। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लागू किया। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों,
इन्फ्लेशन का रेट उसको दे देती है आरबीआई को, आरबीआई से चर्चा करती है ऐसा नहीं कुछ भी, और आरबीआई को इसको इन्फ्लेशन रेट डिसाइड करके आरबीआई को बताती है भाई आपको इतना महंगा अचीव करनी। तो 2016 में जब ये लागू हुआ था ना दोस्तों, 2016 में ये लागू हुआ था, तब ये रेट डिसाइड करी थी 4 ± 2। इट मीन 4 तो जो मेजर है, उसके बाद 2 ऊपर नीचे हो सकता है, तो 2 से 6% तक ये महंगाई की दर हो सकती है। ये इसमें प्रॉब्लम हर 5 साल में इसको रिव्यू करना है भाई, ये देखना कि क्या ये सफल रहा कि नहीं रहा, या इसको और घटाया बढ़ाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो ये 5000 साल पहले खत्म हो गया, 2016 के बाद कब खत्म हुआ, 2021 में। फिर 2021 में कोई चेंज नहीं किया गया, सेम 4 ± 2 को रिपीट कर दिया गया। तो अब ये कब खत्म होगा, ये 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाला है। समझो ये फ्लेक्सिबल जो इन्फ्लेशन टारगेट लेके आए थे ना, ये लेटेस्ट में जो अब चल रहा है वो 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाला है ये। तो इसके बाद क्या किया जाए, व्हाट टू डू आफ्टर मार्च 20, ये अभी से निर्णय करना पड़ेगा, इतना जल्दी तो होता नहीं है, अभी सितंबर चल रहा है, जल्दी इसका डिसीजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आरबीआई ने क्या किया, वो डिस्कशन पेपर जारी किया है कि क्या ये इसको यही रहना दिया जाए। कई सारी बातें उन्होंने करी है, मैं बताऊंगा क्या क्या करी है। आरबीआई डिस्कशन पेपर जारी किया, इसमें बेसिकली 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 मेजर क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 मेजर क्वेश्चन पर गवर्नमेंट जनता की पब्लिक की ओपिनियन मांगी गई है। 4 ± 2 थे, ये थी हम करते थे सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगा कौन सी, सीपीआई कौन सी, हेडलाइन। अब आप सब लोगों को दो चीजों में अंतर समझना। तो पहला क्वेश्चन है कि जो महंगाई को तो हम टारगेट कर ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को तो हम टारगेट कर रहे हैं। अब इन्फ्लेशन जो सीपीआई दो प्रकार होती है दोस्तों, हेडलाइन और होती कोर इन्फ्लेशन। कोर कुछ नहीं होती, हेडलाइन तो ऑल होती है। जैसे सपोज करो बास्केट में, सपोज करो महंगाई में 600 वस्तुएं हैं, तो सभी 600 वस्तुओं की अगर महंगाई गिने तो उसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन अगर इस हेडलाइन में सर फूड और फ्यूल को, फूड खाद्य सामग्री और फ्यूल पेट्रोल डीजल, इसकी महंगाई को हटा दे तो उसको कहते हैं कोर महंगाई। क्यों, ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है। आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल के दाम डेली बदलते रहते हैं, खाद्य सामग्रियां, वेजिटेबल, सब्जियां, फल फ्रूट डेली बदलते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो इनको क्या करो, इनको शामिल मत करो, केवल कोर इन्फ्लेशन कहते हैं उसको। समझे बात को, हेडलाइन में सारी इन्फ्लेशन शामिल होती है, लेकिन जब फूड एंड फ्यूल प्रोडक्ट को हटा के महंगाई की गणना करते हैं तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो हमेशा से एक इकोनॉमी में डिबेट चलती रहती है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको कौन सी महंगाई को टारगेट करना चाहिए, क्या हेडलाइन इन्फ्लेशन का डेटा लेना चाहिए, क्या कोर इन्फ्लेशन का डेटा लेना चाहिए। तो ये इसमें पहला क्वेश्चन यही है, जो आरबीआई ने 4 क्वेश्चन पूछे उसमें पहला क्वेश्चन यही पूछा कि हम कौन सी इन्फ्लेशन को टारगेट करें, हेडलाइन को या कोर को। दूसरा इसके ऊपर टारगेट क्या होना चाहिए, 4 ± 2 है, तो क्या इसको घटा दिया जाए, क्या इसको बढ़ा दिया जाए, क्या इसको अनचेंज रखा जाए। तो टारगेट के बारे में भी बातें हुई। एक दोस्तों ये होता है जो रेंज है, बेसिकली क्या ये रेंज खत्म कर दी जाए। अभी जो जो डेटा है ना वो बेसिकली 4% है, तो क्या इस 4% को खत्म कर दिया जाए, तो उसकी जगह रेंज को शामिल किया जाए। ऐसे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, वो हमारे लिए ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट की बात नहीं है। मेजर इसमें दो ही है कि क्या ये जो टारगेट है इसको चेंज किया जाएगा नहीं दिया, 4 ± 1 कर दिया, 3 ± 1 कर दे, 2 ± 2 कर दे, ऐसा कुछ भी किया जा सकता है। तो क्या महंगाई का ये टारगेट चेंज किया जाए, और किया जाए तो क्या हेडलाइन इन्फ्लेशन को शामिल किया जाए या कोर इन्फ्लेशन को शामिल किया जाए। वर्तमान टाइम में तो जो आरबीआई है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन के आधार पर महंगाई को कंट्रोल करता, तो इस पर भी डिबेट चल रही है, अभी देखते हैं क्या निर्णय होता है। तो यही था मेजर। तो इसके बाद आप इसको चाहे तो मैं नोट्स से आपको बता सकता हूं। देखो, आरबीआई इशू डिस्क्रिप्ट पेपर ऑन इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क। आरबीआई ने क्या किया, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करें, तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ओल्ड सिस्टम था 2000 बिफोर 2016, तो मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच था, कोई इन्फ्लेशन का क्या फिगर डिसाइड नहीं होता था, ओनली आरबीआई जो गवर्नर था वो डिसाइड करता था। तो बाद में उर्जित पटेल कमेटी आई 2014 में, इसने कुछ रिकमेंड किया, इसके आधार पर आरबीआई 1934 में अमेंडमेंट किया गया, और 2015 में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में। इसके माध्यम से क्या किया है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया, मैंने बताया 6 मेंबर होते हैं, 3 तो आरबीआई से और 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं। जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है, ये क्या होता है, हर 5 साल में रिव्यू होता है। 2016 में ये 4 ± 2 था, 21 में भी ये रहा, तो अब 26 में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब 26 आने वाली, तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आरबीआई ने जो इश्यू किया पेपर, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए। वाट एवर करंट 4% इनकम कंटिन्यू भी अप्रोड, जो वर्तमान में जो इन्फ्लेशन टारगेट 4% का है, फिर इसके बाद 2
+-2 है, तो क्या ये 4% को कंटिन्यू रखा जाए या 4 कर दिया इसको 3, 5 कर दिया जाए? रेंज शुड बी मेंटेन। रेंज कितनी होनी चाहिए? क्या ये +-2 होनी चाहिए या +-3 होनी चाहिए या +-1 होनी चाहिए? एक तो ये मेन डेटा, मेन फिगर ये कितना होना चाहिए? 4 के दिया 3, 2, 5 हो सकता है। एक रेंज कितनी होनी चाहिए? +-2, +-1, +-0.5 कुछ भी हो सकता। टारगेट जो इन्फ्लेशन क्या होनी चाहिए? एडलाइन होनी चाहिए, कोर होनी चाहिए। बैंड क्या होनी चाहिए? जो +-2 का बैंड है ये +-1 रखो, +-0.5 रखो। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। अब भविष्य में देखो इसका डेवलपमेंट होएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेंस तक में भी आज देखिए ना, क्वेश्चन इन मेंस, तो इसको इंपॉर्टेंट करना। अभी देखते हैं भविष्य में क्या होता है, डिस्कशन पेपर के बाद में गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। ये चलेगा टॉपिक अभी कम से कम 2-4 महीने और चलेगा। जब फाइनल डिसीजन होगा तब मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट करूंगा। तब तक के लिए आप इसको न्यूज में पढ़ते रहे। दोस्तों जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।